आप इससे पहले वाले में जो मेरा वीडियो है, लेक्चर है, आप उसकी जगह जरूर देख लो। वहां पे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 में आपका इंडक्टर लगा हुआ है, सर्किट में केवल इंडक्टर है, और क्वेश्चन 4 में केवल कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कंसेप्चुअली मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर दूं। हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट होता है उसमें 3 तरह का कंपोनेंट लग सकता है। एक हो सकता है कि इंडक्टर लगा हो सकता है कि कैपेसिटर लगा हो, और या फिर रजिस्टर लगा हो। ये एसी सर्किट का सोर्स है। इसके इंडक्टेंस को L लिखते हैं, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को C लिखते हैं, रेजिस्टेंस के रजिस्टर को R लिखते हैं। शॉर्ट में इसको LCR सीरीज सर्किट कहते हैं, LCR सीरीज सर्किट। तो बच्चों, अगर यहाँ पे सर्किट में केवल अगर रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर बोले तो केवल सर्किट में केवल R रजिस्टर लगा है, तो कहा जाता है कि करंट और इसके जो वोल्टेज का, रजिस्टर का जो वोल्टेज है, उसके वोल्टेज और करंट जो है वो सेम फेज में होता है। ठीक है। और अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो करंट और वोल्टेज 90 के एंगल पे होता है, यानी वोल्टेज बैक हो जाता है, यानी VC जो है बैक हो जाता है, 90 एंगल से पीछे रहता है। इसको पीछे कहते हैं 90 एंगल से। और अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो करंट से वो 90 एंगल आगे रहता है, VL। ये करंट 90 एंगल आगे रहता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सिर्फ इंडक्टर लगा है तो दोनों साथ साथ होगा। साथ साथ का मतलब है दोनों के फेज में डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस को फाई लिखते हैं जनरली हम लोग, तो फाई यहाँ 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर करंट आगे है और वोल्टेज अगर पीछे हो जाएगा तो कितने का फेज डिफरेंस है, यहाँ पे 90 का फेज डिफरेंस है, π/2। और यहाँ पे वोल्टेज अगर आगे हो जाए, करंट पीछे हो जाएगा, तो यहाँ भी फेज डिफरेंस आपको π/2 होता है। तो आप इन दोनों केस में पावर कंजप्शन, यानी अगर इंडक्टर लगा हो और कैपेसिटर लगा हो, ये लगा हुआ नहीं सेपरेटली, तो दोनों केस में पावर कंजप्शन क्या हो जाएगा, तो पावर कंजप्शन को PAV लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। तो बच्चों cos फाई इन दोनों ही केस में फाई का वैल्यू फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 डिग्री का मतलब 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी दोनों ही सर्किट में पावर कंजप्शन 0 हो जाएगा। तो आप आराम से इसको पॉज करके लिख लो और हम आगे ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है चार्ज 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 20 mH इंडक्टर। What is the angular frequency of free oscillations of the circuit? अब कहता है कि यहाँ पे एक इंडक्टर है और कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ बच्चों। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लिख लेते हैं, और वो कैपेसिटेंस दिया हुआ 30 माइक्रो बोले तो 10⁻⁻6 फैराड, कनेक्टेड टू 27 mH इंडक्टर, यानी सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ 27 m बोले तो 10⁻³ हेनरी। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस? एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि ये ओमेगा आपको निकालना पड़ेगा। तो ये ओमेगा कितना होगा, ओमेगा निकालना है आपको। फ्री ऑसिलेशंस में आपका ओमेगा कितना होगा, तो आप इसको बढ़िया से नोट करो। आई थिंक आप इसको उतार लिया होगा। बच्चों यहाँ थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। फ्री ऑसिलेशंस का मानी होता है ये रेजोनेंस का केस है। जब रेजोनेंस का केस होता है बच्चों, तो LCR सीरीज सर्किट में XL और XC का वैल्यू इक्वल हो जाता है उस समय। इन दोनों के कारण जो इम्पिडेंस है, बाधा है, रिएक्टेंस है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये दोनों का वैल्यू उस वक्त इक्वल हो जाता है। तो जब इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या गया, XL का मतलब होता है L ओमेगा और XC का मतलब होता है 1/C ओमेगा। तो अब ये ओमेगा इधर कर लेते हैं, ये ओमेगा इधर आया, इस ओमेगा के साथ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1/, ये L को इधर कर लेते हैं, L यहाँ और C पहले से है, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा √LC।
यानी हमें ये निकालना है ओमेगा। ओमेगा का मतलब होता है आपको अंडर रूट 1/√LC निकालना है। और यहाँ पे L का वैल्यू दिया हुआ बच्चों ये 27 है, 10⁻³ है, और C बोले तो 30 है, 10⁻⁶ है। तो इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना है। तो अब सॉर्ट आउट करने के लिए हम यहाँ इसका स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ओमेगा इक्वल टू 1 देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये 0 को यहाँ से हम लोग हटा लेते हैं। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा, और √81 ये हो जाएगा 9। तो ये हमने इसको बाहर कर लिया, यानी 27 3 को हमने बाहर कर लिया। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह गया बच्चों, तो स्क्वायर रूट के अंदर रह गया 10⁻³ 10⁻⁶। तो 10⁻³ 10⁻⁶ 10 आपको -9 हो गया, और यहाँ पे एक 0 आप लोगे यानी 10। तो 10 अगर लेंगे यानी -9 में +1 हो जाएगा, यानी हमारे पास 10 कितना हुआ, -3 -6 -9, और फिर यहाँ से हमने 3 और 27 मल्टीप्लाई करा दिया तो 10 रह गया। 10 का मतलब 10⁻1, तो 10 पावर यहाँ पावर ऐड हो जाएगा, -9 + 1 यानी -8। तो अब यहाँ हो गया 10⁻⁸, और इसको आप बाहर करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 10 पावर हाफ हो जाता है, तो 10 आपको हो जाएगा -4। इसको ऊपर कर लो तो 1/9 हो जाएगा, और 10 +4 हो जाएगा। +4 में आप 10 ले लो, 10/9, और 10 यहाँ 3 कर दो, यहाँ इसको डिवाइड करो, ये हो जाएगा 9 से इसको डिवाइड करो, यहाँ हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1 टाइम 9 बोले तो 1.1 10⁻3। ये ओमेगा का वैल्यू है। ओमेगा का SI यूनिट होता है बच्चों रेडियन/सेकेंड, यानी रेड/सेकेंड। ये आपका इसका आंसर मिल गया। आप जूम करो, पॉज करो, आराम से इसको लिख लो। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। LCR सीरीज सर्किट R = 20 ohm, L = 1.5 H and C = 35 μF is connected in a variable frequency 200 volt AC supply. When the frequency of the supply equals to the natural frequency of the circuit, what is the average power transferred to the circuit in one complete साइकिल? सबसे पहले बच्चों आप इस सर्किट को ऐसे देखो, आपके पास कौन सा सर्किट है, LCR सर्किट। इंडक्टर है, तो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, कैपेसिटर है और रेजिस्टर है। अब ये आपका अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्टेड है, LCR। यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है आपको, क्या क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, पहले उतार लेते हैं 20 ओम। उसके बाद इंडक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 हेनरी, और कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 35 माइक्रोफाराड। तो 35 माइक्रोफाराड को हम फराड में चेंज करेंगे, 10⁻⁻6 फराड। ये 3 चीज दिया हुआ है, और आपको जिस सर्किट में जोड़ के रखने की बात कर रहा है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया हो बच्चों। तो जो मेजर वैल्यू होता है वो RMS वैल्यू होता है, तो ये 200 वोल्ट का ये दिया हुआ है। When the frequency of the supply equals the natural frequency, यानी रेजोनेंट की बात कर रहा है। जब रेजोनेंट की बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पे इम्पीडेंस का जो वैल्यू होता है, इनफैक्ट बाधा जो टोटल इन तीनों मिलकर डालता है उसका फॉर्मूला होता है R² + XL - XC होल स्क्वायर, ये होता है। और जब रेजोनेंस होता है तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाता है, इक्वल होने से 0 हो जाएगा, यानी केवल R² यानी R बचता है। तो उस समय सर्किट में जो हमारा इम्पीडेंस है यानी Z का वैल्यू केवल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो अब जब रेजिस्टेंस के बराबर होगा एक पूरे साइकिल में, तो कहते हैं पावर कंजप्शन क्या होगा। तो बच्चों पावर कंजप्शन का एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, उसको हम लोग याद रखते हैं, PAV IRMS इंटू ERMS इंटू cos phi। चूंकि यहाँ सर्किट में
रेजोनेंस का केस है तो इम्पिडेंस यानी जो cos फाई है यानी इम्पिडेंस बराबर जो है उस वक्त जो है R के बराबर हो जाएगा। R का मतलब होता है cos फाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। केवल सर्किट में ऐसा फील होगा कि केवल सर्किट में R लगा हुआ है, तो R लगा होने से इसका मतलब होता है करंट और इसका जो वोल्टेज होता है ये सेम फेज में होता है, यानी फाई का वैल्यू यहाँ पे 0 होता है। तो ये तो हमारा 0 हो गया, IRMS और ERMS हो गया। अब सवाल है कि आपको ERMS का वैल्यू दिया हुआ है और आपको IRMS का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है। तो करंट को हमें निकालना है, तो बीर फॉर्मूला से VIR बीर फॉर्मूला से करंट बराबर हम कह सकते हैं, करंट रखेंगे R इधर आएगा, इसको बोलते हैं वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ करंट बराबर बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज हमारा तो ERMS ही होगा और रेजिस्टेंस के लिए यहाँ रेजिस्टेंस R ही काम करेगा, चूंकि LCR सर्किट में रेजिस्टेंस इम्पिडेंस Z होता है और रेजोनेंस के केस में Z का वैल्यू R के बराबर होता है, तो हमने इसको R कर दिया और यहाँ हो गया ERMS और cos फाई का वैल्यू 1 हो जाता है बच्चों। ERMS का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ERMS का वैल्यू दिया हुआ है 200, तो ये हो गया आपको 200 एंड 1 सेकेंड फिर 200 मल्टीप्लाइड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ आपको यहाँ पे 20, तो ये वैल्यू यहाँ पे 20 है, इससे यहाँ कैंसिल कर देते हैं, एक 2 को यहाँ कैंसिल कर दिया हमने 10, तो ये हो जाएगा 2000 वाट। तो ये आपका आंसर मिल गया, इसका आराम से लिख लो। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक LCR सीरीज सर्किट दिया हुआ है और उस सीरीज सर्किट में जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है LCR, इन सब का वैल्यू भी मेंशन किया हुआ है और जिस सोर्स से लगा हुआ है उस सोर्स का वोल्टेज भी दिया हुआ है, यानी सोर्स का वोल्टेज अगर मेंशन हो, मेजर किया हुआ हो, तो इसका मतलब है वो ERMS बोलते हैं हम लोग। तो ERMS यहाँ दिया हुआ है आपको 230 वोल्ट, ठीक है। और ये 3 कंपोनेंट्स का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो 3 कंपोनेंट्स के वैल्यू को आप पहले लिख लो। क्या क्या दिया हुआ है, L कितना है 5 हेनरी है, उसके बाद कैपेसिटेंस कितना है 80 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6 फैराड, ऐसा ही कर लेते हैं। रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 40 ओम, ये 3 कंपोनेंट का वैल्यू दिया हुआ है और ERMS सोर्स का जो वैल्यू है वो भी दिया हुआ है 230 वोल्ट, ये आपको ऑलरेडी मेंशन है। अब निकालना क्या क्या है, डिमांड क्या है, क्वेश्चन 1 में डिमांड है बच्चों, डिटरमिन सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव सर्किट इन रेजोनेंस, यानी इस सर्किट में आपको रेजोनेंस की बात कर रहा है, तो आपको अगर रेजोनेंस की बात करेगा तो सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो निकालना है। यानी आपको अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें रेजोनेंस के केस में, तो इसका मतलब है कि ये ओमेगा की बात कर रहा है और ये होता है 1/√LC, तो पहले इसको हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/L का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 5, L का वैल्यू ऑलरेडी 5 है और उसके बाद C का वैल्यू यहाँ मेंशन है 80 10⁻⁻6 √, तो इसको सॉल्व कर ले हम लोग पहले, तो ये हो जाता है 80 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 400 हो जाएगा और 400 को बाहर कर लेंगे स्क्वायर रूट का तो ये 20 हो जाएगा। अब रहा 10⁻⁻6, उसको बाहर करेंगे स्क्वायर रूट का तो पावर हाफ होता है ना 10⁻⁻3। अब 10⁻⁻3 को ऊपर कर लेंगे 10⁻3 हो जाएगा नहीं 1000 डिवाइडेड अपॉन 20, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 50, यानी ये वैल्यू हो गया बच्चों 50 रेडियन, चूँकि ओमेगा का वैल्यू जो होता है वो रेड पर सेकेंड होता है, तो ये हो गया रेड पर सेकेंड। आराम से पॉज करके लिखो, ठीक है। अब हम लोग इसका बी पोर्शन को देखते हैं। बी में कह रहा है ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस देखो बच्चों, इम्पीडेंस बराबर होता है √, याद रखना पड़ेगा आपको, R² + XL - XC होल स्क्वायर। कह रहा है कि सर्किट जो है रेजोनेंस का सर्किट है, रेजोनेंस सर्किट में ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाता है, इक्वल होने से ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √R², बोले तो R और R का वैल्यू दिया हुआ है 40 ओम, तो इसका भी हम लोगों ने आंसर करा।
obtain the impedance of the circuit and the amplitude of current at the resonating frequency. Very good. amplitude of current या amplitude of voltage की बात अगर करेंगे तो ये जो ग्राफ होता है साइनसॉइडल ग्राफ होता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट का भी यही ग्राफ होता है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का भी यही ग्राफ होता है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। करंट के लिए ये करंट एम्पलीट्यूड, इसको आई नॉट कहते हैं, और वोल्टेज के लिए इसको वोल्टेज एम्पलीट्यूड, इसको हम लोग ई नॉट कहते हैं। तो आपको आई नॉट निकालना पड़ेगा, आई नॉट। तो आई नॉट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। जब भी करंट की बात करेंगे बच्चों, करंट की जब बात करेंगे तो VIR फॉर्मूला से निकालेंगे। ये करंट बराबर होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो करंट आई नॉट निकालना है, वोल्टेज यानी वोल्टेज का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और कौन सा, ई नॉट निकालना है, अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो यहाँ रेजोनेंस में रेजिस्टेंस आर ही है। अब रही बात ई नॉट, ई नॉट का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ नहीं है, यहाँ ERMS दिया हुआ है। तो आपको ई नॉट आपको जानना पड़ेगा। ई नॉट आप कहाँ से निकालोगे, तो आप ई नॉट यहाँ से निकालो। चूंकि ERMS जो होता है बच्चों, ERMS, तो ये होता है ई नॉट अपॉन √2 होता है। तो ये ई नॉट अपॉन √2 होता है। तो ई नॉट को अगर निकालना है तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ये इधर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ई नॉट का मतलब हो गया √2 इंटू ERMS अपॉन रेजिस्टेंस। तो √2 और ERMS का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ मेंशन है 230, ये हो गया 230। रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दिया हुआ यहाँ 40, तो ये 40 है। यहाँ से कैंसिल कर लो, बाकी वैल्यू को आपको सॉल्व कर लो, ये आपको एम्पियर में इसका रिजल्ट आएगा। सॉल्व आपको करना चाहिए, डू दैट। ठीक है बच्चों, हटा दिया जाए, हटा दिया जाए। नेक्स्ट क्या है, हम लोगों ने बी कर लिया, ठीक। अब सी में कह रहा है, सी में क्या मांग रहा है बच्चों, डिटरमिन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। तीनों एलिमेंट्स के सेपरेटली पोटेंशियल ड्रॉप्स हमें निकालना पड़ेगा। यानी यहाँ हमको VL निकालना है, VC निकालना है और VR निकालना है। तीनों का अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। पहला क्वेश्चन, डिटरमिन आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। पहले उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले L का देख लेते हैं, यानी VL वोल्टेज, वीर फॉर्मूला, वीर का बड़ा करंट होता है, यानी कौन सा करंट, आरएमएस की बात कर रहा है तो आरएमएस हो जाएगा। उसके बाद इनटू रेजिस्टेंस VIR, तो करंट आ गया, वोल्टेज आ गया, रेजिस्टेंस। जब इंडक्टर लगा हो बच्चों, तो इंडक्टर का मतलब होता है यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जिसको हम लोग XL कहते हैं। तो IRMS का वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुका है। IRMS का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल चुका है। IRMS का वैल्यू आप यहाँ ला के बैठा दो और XL का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप XL का वैल्यू कैसे निकालोगे, IRMS आप ऑलरेडी निकाले हो। XL होता है L ओमेगा, XL होता है L ओमेगा। आपको L पता है, ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, और ओमेगा हम लोगों ने निकाल चुका है। तो ये दोनों वैल्यू ला के यहाँ बैठा दो। तो आप खुद इसको सॉल्व करके देखो बच्चों। हाँ, IRMS का वैल्यू यानी करंट का वैल्यू आपने निकाल लिया होगा। अगर नहीं निकाला तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप खुद निकालो। देखो बच्चों, करंट बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, करंट बराबर क्या लिखते हैं, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो IRMS है, तो यहाँ IRMS वोल्टेज, वोल्टेज यहाँ हो गया ERMS हो गया। रेजिस्टेंस, चूँकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात अगर करते हैं तो यहाँ रेजिस्टेंस IRMS में रेजिस्टेंस कौन सा है, रेजोनेंस की बात कर रहा था। तो रेजोनेंस की बात का मतलब हो गया कि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस R का काम करता है, यानी यहाँ पे R है। तो यहाँ से ERMS का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप वहाँ से निकाल लो। तो ये वैल्यू हो जाएगा 230
अपन ये 40 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 23/4। तो यहाँ से ये वैल्यू आपको मिल गया और एल का वैल्यू दिया हुआ है, ओमेगा ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल चुका है यहाँ से ए में। तो वहाँ लाके इसको सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व कर लो, आराम से कर सकते हो, करो। तीनों कंपोनेंट के अक्रॉस निकालना है, तो हमने तो एल के अक्रॉस निकाला, अब आप खुद निकालो। सी के अक्रॉस निकालोगे तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा सी के अक्रॉस BC, और वही होता है IRMS इंटू रेजिस्टेंस, वीर फॉर्मूला से रेजिस्टेंस यहाँ हो जाएगा XC। IRMS ऑलरेडी आपको यहाँ दिया हुआ है 23/4, और यहाँ XC का मतलब होता है 1/C ओमेगा। XC का मतलब होता है 1/C ओमेगा। C पता है और ओमेगा ऑलरेडी हमने निकाल चुका है ए में, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ये भी निकल गया। उसके बाद आपको VR निकालना है, R इसके अक्रॉस, तो VR क्या हो जाएगा, फिर वही IRMS हो जाएगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए R ही होगा। तो ये हो जाएगा 23/4, और रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 40, ये वैल्यू आपको निकालो यहाँ से, ये भी आपको सॉल्व हो गया। तीनों हमने निकाल लिया। डिटरमिन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3, यानी LCR तीनों के अक्रॉस निकाल लिया। सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा कि इस रेजोनेटिंग कंडीशन में LC कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो LC कॉम्बिनेशन में होगा वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप के लिए V लेते हैं, किसके लिए, तो LC के लिए ले लेते हैं LC, और यहाँ हो जाएगा IRMS, करंट का तो वही रहेगा, V इक्वल टू IR का मतलब होता है यहाँ पे रिएक्टेंस होगा। रिएक्टेंस का मतलब है जब ये कॉम्बिनेशन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में होता है तो कहा जाता है कि XL और XC का वैल्यू, दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाता है, दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाता है। तो इक्वल हो जाएगा तो ये यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा यहाँ पे, यानी XL माइनस XC जो होगा वो वैल्यू आपको 0 हो जाएगा। XL माइनस XC जो होगा वो 0 होगा। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग IRMS लिखते हैं। एक्चुअली वैल्यू कहाँ से आता है, देखो यहाँ से वैल्यू आता है, Z इक्वल टू क्या आता है, √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे केवल हम बात करें कि LC कॉम्बिनेशन है, यानी R नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस समय ये वैल्यू हमारा हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो Z इक्वल टू हो जाएगा XL माइनस XC। तो यहाँ पे X के लिए हम क्या लिख देंगे, XL माइनस XC, और ये दोनों वैल्यू इक्वल होता है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ गया, 0 आ गया, इसको IRMS से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आज का जो क्वेश्चन है बच्चों हम यहाँ पे एंड करते हैं, हमारा क्लास आज यहाँ एंड होता है। इस तरह से आपको और भी बहुत सारा न्यूमेरिक्स मिलने जा रहा है, तो आप हमारे साथ इस तरह से बने रहेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल आपको कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स भी मिलेगा, और उसमें बहुत सारा चीज़ आपको बैकग्राउंड से मैं क्लियर भी करूँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अब हमारे साथ बने रहें, हमें हौसला अफजाई करे रहें, और जब भी हमारे चैनल को आप देखें, जब भी हमारे वीडियोस को देखें तो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं हर जगह कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर याद दिला दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, वंस अगेन थैंक यू।